students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, our today's topic is motion and time. इस चैप्टर में हम मोशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे और टाइम के बारे में जानेंगे. टाइम क्या होता है, कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. Motion, whenever an object moves, it is said to be in motion. Everything in this universe is constant motion. Even when an object is thought to be stationary on the earth, it is still in motion because the earth is itself in continuous motion. The position of an object in motion constantly changes with respect to other objects in its surroundings. For example, when a person walks or a car moves, the surrounding object appears to move in opposite direction. Hence, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to other which are not moving. On the other hand, the objects which are not moving are said to be at rest or stationary objects. तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो आप मूव करते हुए देखते हो तो उनको कहा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये एक मोशन शो कर रहे हैं. ठीक है. हर एक चीज़ यूनिवर्स में एक कांस्टेंट मोशन में मूव कर रही है. इवन जो आपके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट रुके हुए होते हैं, वो भी आपके मोशन में ही कहलाते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है ये कॉन्टिन्यूस मोशन जो है वो दिखाती है, खुद से क्या कर रही है, मूव कर रही है. जो पोजीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कांस्टेंट चेंजेस जो है वो शो करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि उसके सराउंडिंग में है. ठीक है. सपोज आप वॉक करते हो, ठीक है, या कार से मूव करते हो, तो आप देखते हो आपके सराउंडिंग में आपके जो ट्रीज होते हैं वो बैकवर्ड की तरफ जा रहे होते हैं. जैसे आप आगे आगे जा रहे होते हैं, आप देखते हो आपकी जितनी भी चीज़ें वो पीछे की तरफ जा रही होती हैं. तो इसका मतलब होता है कि आप की जो सराउंडिंग है वो भी आपके साथ साथ कहीं ना कहीं मूव कर रही है. स्लो एंड फास्ट मोशन के बारे में जान लेते हैं. व्हेन टू एथलीट्स आर रनिंग अ रेस, the athlete who covers the distance first wins the race. It is because he covers the distance in less time as compared to other. The one who covers the same distance in less time is fast, while the other who takes more time to cover the same distance is slow. Thus, we always do comparison to tell the slow and fast motion. The distance moved by object in a given interval of time helps us to decide which one is faster or slower. अब आपने रेस में देखा होगा, रेस में जो दो एथलीट होते हैं वो भाग रहे होते हैं. ठीक है. तो जो एथलीट पहले विनिंग पॉइंट तक पहुंचता है, इसका मतलब वो क्या होता है, उसको फास्ट कंसीडर किया जाता है. जो पीछे होता है या जो कम टाइम पे उस विनिंग रेस तक या विनिंग पोस्ट तक पहुंचता है उसको स्लो कंसीडर किया जाता है, क्योंकि टाइम जो है सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन जो आपका पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट, वो पहुंचने तक, उस तक पहुंचने में दोनों ने कितना समय लगाया ये डिसाइड करता है कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है. स्पीड के बारे में जान लेते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड. द स्टैंडर्ड यूनिट और SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड टोटल टाइम टेकन. तो डिस्टेंस जो होता है एक मूविंग बॉडी के द्वारा जो कवर किया जाता है वो एक यूनिट टाइम में मेजर किया जाता है, जिसे स्पीड कहते हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है स्पीड की, उसे मीटर कहा जाता है, मीटर पर सेकेंड, और ये उसका फॉर्मूला है. स्पीड को अगर आपको कैप्चर करना है या आप उसको ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑब्लिक टोटल टाइम टेकन. Speed gives us an idea of how fast or slow an object moves. Mohit's school is 30 km from his home and he takes 50 minutes to reach school in a bus. Ajay's school is 50 km away from his home and he takes 45 minutes to reach school by auto rickshaw. If you want to know who travel faster, how do you calculate? Speed is equal to distance travel oblique time taken. For the given case, let us calculate speed. Mohit's speed is equal to 30 km oblique 50 minute is equal to 30,000 meter oblique 50 into 60 second is equal to 10 meter per second. Ajay's speed 15 km oblique 45 minute is equal to 15,000 meter oblique 45 into 60 seconds is equal to 5.5 meter per second. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि स्पीड जो होती है वो आपको एक आइडिया देती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट या फिर कितना स्लो मूव करता है. जैसे कि मोहित का जो स्कूल है वो 30 किलोमीटर है उसके घर से और उसको 50 मिनट लगते हैं अपने घर से स्कूल पहुँचने में, लेकिन वो बस से जाता है. अजय का स्कूल जो है वो उसके घर से 15 किलोमीटर अवे है और वो अपने स्कूल तक घर से ऑटो रिक्शा से जाता है. तो इन दोनों का आपको
स्पीड जो है वो मेजर करनी है। तो मोहित की स्पीड इस तरीके से आपने मेजर की जो 10 मीटर पर सेकंड निकली। अजय की स्पीड जो है वो इस तरीके से आपने मेजर की, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम करके ये फॉर्मूला आपने लगाया, उसकी स्पीड निकली 5.5 मीटर पर सेकेंड। We need a quantity to compare the two motions. This is called speed. Speed is the distance covered in unit times. The calculation shows that Mohit travels faster than Ajay. The standard unit of speed is meter per second. In case of trains and aeroplanes, the distance covered in very large, so their speed is expressed in kilometer per hour. ठीक है, तो हमें पता चल गया क्वांटिटी का, ताकि हम दो मोशंस को कंपेयर कर सकें। ठीक है, उसी को स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो मोहित है वो अजय से ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है। अब ये तो हो गया स्मॉल डिस्टेंस की बात, जो घर से लेकर स्कूल तक या पार्क तक या ऐसे होती है। लेकिन अगर आपको दो स्टेट के बीच में कवर करना है या दो कंट्रीज़ के बीच में कवर करना है, तो वो जो आपकी स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर्स में मेजर की जाती है। A speedometer is an instrument that measures the speed of a vehicle like a car, bus, truck, etc. However, the distance traveled by the vehicle is measured by another instrument. It is called a odometer. तो स्पीडोमीटर जो होता है ये आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये आपकी हर गाड़ी में लगा हुआ होता है जो आपकी स्पीड को आपको दिखाता है। तो जितने भी आपके डिस्टेंस होते हैं जो व्हीकल्स की तरह ट्रेवल किए जाते हैं वो एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए जाते हैं, जिसे ओडोमीटर कहते हैं। The person who takes minimum time to cover the distance has the highest speed, whereas one who takes maximum time to cover the same distance has the minimum speed. If the speed of an object is known, the distance moved by it in a given time can be calculated by formula. Distance is equal to speed into time. Similarly, time taken can be calculated by the following formula. If the speed and distance covered are known, time is equal to distance ऑब्लिक स्पीड। अब क्या है कि आपका दिल्ली से जो आगरा का सफ़र है, या जो भी आप किलोमीटर में कह लो या डिस्टेंस कह लो, वो कितना किलोमीटर है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, मान लो 300 किलोमीटर है या 200 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस जो है सेम ही है, लेकिन उसको पूरा करने का जो समय होता है, जो कार जो भी आपने व्हीकल यूज़ किया है वो मैटर करता है कि कितनी स्पीड से कितनी जल्दी आप पहुँचे हो। तो वो टाइम भी यहाँ पे मेजर करता है। जैसे कि अगर किसी ने कम टाइम में दिल्ली से वो आगरा पहुंच गया तो इसका मतलब वो फास्ट था। अब कोई जो स्लोली जा रहा है, बिल्कुल उसने सुबह शुरू की अपनी जर्नी और शाम तक पहुंच रहा है, इसका मतलब वो स्लो था, उसने स्लोली डिस्टेंस जो है कवर किया है। Now, uniform and non-uniform motion. When an object travels equal distance in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. When an object travels unequal distances in equal intervals of time or equal distances in unequal intervals of time, it is said to be in non-uniform motion. तो अब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में जान लेते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक डिस्टेंस कवर करता है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जबकि एक ऑब्जेक्ट जो आपके इंटरवल जो होते हैं वो इक्वल नहीं रखता, टाइम भी उसका इक्वल नहीं होता, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। We observe that a car, a bus or any other vehicle in a crowded area does not move with the same speed throughout the distance. A vehicle initially starts from rest, then speeds up and may slow down. In such cases, we say that a vehicle is not moving with uniform speed or the vehicle is not in uniform motion. अब कभी कभी आपने देखा होगा किसी कार को या बस को या दूसरे व्हीकल्स को ट्रेवल करते हुए क्राउडेड एरिया में, तो वो क्या करते हैं, वो जब शुरू करते हैं अपनी जो जर्नी शुरू करते हैं तो वो एक अच्छे खासे स्पीड से करते हैं, लेकिन जब वो किसी जाम में फंसते हैं तो वो धीरे धीरे चलते हैं, फिर वो एकदम से स्पीड अप होते हैं, फिर वो धीरे होते हैं। तो ऐसी जो उनकी स्पीड होती है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में नहीं कहलाती। A motion is said to be non-uniform if the speed of the object changes with time. An object is said to be in uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time. In simple words, in uniform motion, object will have a constant speed throughout the journey. तो अगर आप बात करें यूनिफॉर्म स्पीड की, तो इसमें जो व्हीकल की मोशन होता है, जो उसकी स्पीड होती है, वो थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट ही रहती है, मतलब एक ही रहती है। In case of non-uniform motion, we calculate the average speed. Average speed of an object is the total distance traveled by it divided by the total time taken. Average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. तो यूनिफॉर्म मोशन केसेस में आप जो एवरेज स्पीड है वो कैलकुलेट करते हो, तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो उसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल माना जाता है, जिसको आप टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हो।
Now let us study the following examples to understand how to calculate speed and distance. Example 1. The distance between Lucknow and Delhi is 600 km. A bus takes 10 hours to travel from Lucknow to Delhi. Find the speed of the bus. Solution: speed is equal to distance upon time is equal to 600 km upon 10 hours is equal to 60 km per hour. Therefore, the bus travels at the speed of 60 km per hour. तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि अगर आपको स्पीड और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। आपको अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, ठीक है। एक बस जो है वो ट्रैवल करती है लखनऊ से दिल्ली और डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर का है। अब वो बस जो है 10 घंटे में लखनऊ से दिल्ली पहुँचती है, तो आपको स्पीड बतानी है बस की। तो आप इस तरीके से स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको पता ही है 600 किलोमीटर और कितने टाइम में उसने पहुँचाया 10 आवर्स में, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी निकली 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अ कार मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर टेक्स 5 आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सोल्यूशन आप लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर्स की है, तो आप 80 लिखेंगे और टाइम कितना है यहाँ पे 5 आवर्स का है, तो 80 × 5 हो गया आपका 400 किलोमीटर्स। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 400 किलोमीटर। Now example 3. How much time will a motorist take to reach a place 200 km away if he drives at a uniform speed of 25 km per hour? Solution: time taken distance oblique speed is equal to 200 km oblique 25 km per hour is equal to 8 hours. The time टेकन बाय मोटरिस्ट इज 8 आवर्स। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एक मोटरिस्ट जो है वो एक जगह पहुँचता है जहाँ के आपका डिस्टेंस जो है वो 200 किलोमीटर्स का है, ठीक है। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 25 किलोमीटर्स की है। तो इस तरीके से हमने उसका टाइम फाइंड आउट किया कि कितने घंटे में वो पहुँचा। Now example 4. A motorist covers a distance of 20 km in 2 hours. He further covers a distance of 30 km in 3 hours. Find his average speed. Solution: the distance, total distance is equal to 20 km plus 30 km is equal to 50 km. Total time 2 hours plus 3 hours is equal to 5 hours. Average speed is equal to total distance upon total time is equal to 50 km oblique 5 hours is equal to 10 km per hour. तो यहाँ पे एक मोटरिस्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है पहले तो 20 किलोमीटर्स का 2 आवर्स में, इसके बाद वो और आगे जाता है 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स में, ठीक है। तो आपको उसका पहले तो टोटल डिस्टेंस नापना है, मतलब 20 + 30 50 किलोमीटर हो गया। टोटल टाइम आप लिखेंगे 2 + 3 यानी कि 5 आवर्स हो गए। अब आपको उसकी एवरेज स्पीड जो है निकालनी है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर निकली है। नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम. Knowledge of our time is essential for carrying out our daily activities. We keep ourselves constantly aware of the time because our activities are planned accordingly. To complete our task, we need to stick to time. All the students have to reach school at a fixed time. We plan our journey according to the timetable of a bus, train or flight. But how do we know about time? Today we know about time with the help of a clock or watch. But how did the people in ancient period get to know about time? तो टाइम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है कि हमने कौन सा काम कब ख़त्म किया, ठीक है। और ये हमें अवेयर कराता रहता है अपकमिंग एक्टिविटीज़ के बारे में और फिर हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी टास्क कंप्लीट करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं जैसे 1 घंटे में ये काम कर लूँगा, या मैं शाम तक इस काम को ख़त्म कर लूँगा, या मैं इस टाइम तक स्कूल पहुँच जाऊँगा, इस टाइम तक मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपनी जो जर्नी है वो टाइम के अकॉर्डिंग ही प्लान करते हैं। एक टाइम टेबल हम सेट करते हैं कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक ये चीज़ें करूँगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे, जब क्लॉक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, वॉचेस वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वो टाइम का अंदाज़ा कैसे लगाते थे। Fact bites. The famous Jantar Mantar built by Maharaja Jai Singh II of Jaipur in 1724 is an observatory that was built to predict the movements of sun, moon and planets. It consists of Samrat Yantra, a sundial.
Jayaprakash Yantra used to study position of stars and Mishra Yantra used to study length of days. Similar observatories were also built in Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi, which are also major tourist attraction. तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में सुना होगा, इसे महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनाया था। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसको बिल्ड किया गया था सन, मून एंड प्लैनेट्स के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए, और फिर उनके अकॉर्डिंग टाइम्स को देखा जाता था। जैसे सन की मूवमेंट को देख करके टाइम देखा जाता था कि अभी मॉर्निंग है, अब दोपहर है, अब शाम हो गई और अब रात हो गई है। During the ancient period, people measured time by simply looking at the sun and the moon. Early men measured time on the basis of natural periodic events. ठीक है, तो पहले के ज़माने के जो लोग होते थे सन को देखते थे, इसका मतलब उनको लगता था दिन हो गई है, सन ढलने वाला है तो इसका मतलब शाम हो गई है, और जब वो रात में मून देखते थे इसका मतलब उनको पता था अब अंधेरा हो गया है, अब चांद आ गया है, तो ये रात का टाइम है। इन अर्लियर टाइम्स पीपल took the help of periodically occurring natural events to measure time. ठीक है, तो वो periodical जो movement होते थे उनको देखते हुए वो टाइम मेजर करते थे, जैसे सर्दी गर्मी आती थी, बरसात आती थी, इस तरीके से। For example, the period between one sunrise and the next was a unit of time called a day. The time between one new moon and the next was called a month. A year was measured as the time taken by the earth to complete one revolution around the sun. ठीक है, तो यहाँ पे जब दिन में धूप निकलती थी तो इसका मतलब दिन होता था। ठीक है, जब रात होती थी तो इसका मतलब मून निकल आया, तो उनको पता था कि अब अंधेरा हो गया, अब इसके बाद अंधेरा होने के बाद अब सुबह का टाइम होगा तो अब सन निकल आएगा, तो यानी कि वो दिन का टाइम हो जाएगा। ठीक है, जब एक मून जो होता था, एक न्यू मून से लेकर उसके दूसरे फेज तक लेकर एक मंथ जो है कंप्लीट होता था, तो ये इससे वो मेजर करते थे। वन ऑफ द अर्लिएस्ट डिवाइसेस यूज्ड टू कैलकुलेट टाइम वाज सनडायल. It worked on the principle that as the position of the sun in the sky changes, the position and the length of the shadow cast by an object also changes. तो जैसे हमने देखा है कि जब सन की रेज हम पे पड़ती है तो हमारी जो शेडो होती है वो डिफरेंटली बनती है। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में वो लंबी होती है और दिन के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे जब सन हमारे ठीक ऊपर होता है तो वो छोटी बनती है। तो सनडायल्स वगैरह बनाए जाते थे, ये उस प्रिंसिपल पे वर्क करता था और सन की पोजीशन को देखते हुए हमें टाइम बताता था। The sundial was made by fixing a rod upright on a dial made on the ground or carved from a stone. As the position of the sun changed across the sky, the shadow of the rod aligned with the hours mark on the dial indicating the time. The only disadvantage of sundials was that these cannot be used during nights or cloudy days. तो सनडायल इस तरीके का, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, इस तरीका का ही होता था। ठीक है, इसमें एक रॉड जो है वो लगी हुई होती थी जो एक सीधी पोजीशन में खड़ी होती थी, ताकि उस पर जब सन की रेज पड़े तो उसके जो भी शेडो कास्ट हो उसके अकॉर्डिंग दिन रात का अंतर जो है पता चल सके। लेकिन ये जो सनडायल्स होते थे वो इतने इफेक्टिव नहीं होते थे, क्योंकि जिस दिन धूप नहीं निकलती थी तो टाइम मेजर करना मुश्किल होता था और नाइट में तो ये बिल्कुल काम नहीं करते थे। Other devices of time measurement used in earlier days, early Greek used water clock, Roman used sand clock and King Alfred introduced a candle clock. तो कुछ जो आपके earlier Greek kings हुआ करते थे वो water clocks, रोमन जो थे वो आपके sand clock यूज़ किया करते थे, and King Alfred जो थे उन्होंने candle clock को भी इंट्रोड्यूस किया था। Sand clocks consist of two small glass chambers connected by a narrow opening. It worked on the principle that it takes a fixed time for the sand to fall from the upper chamber to the lower chamber. The constant time was the unit of measurement called an hour. Nowadays, we use different types of clocks to measure time. Their working is complex, but it involves the use of a periodic motion. However, the first uniformly accurate device to measure time was mechanical clocks, which use pendulums. The pendulum clock was developed by Galileo Galilei. So, sand clocks जो हुआ करते थे इसमें आपके दो ग्लास चैम्बर हुआ करते थे और इनको एक नैरो ओपनिंग के द्वारा ज्वाइन किया गया था, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो एक जो आपका चैम्बर होता था दूसरे चैम्बर में सैंड को जाने में एक पर्टिकुलर टाइम लगता था, जिससे वो डिसाइड करते थे कि ये जो टाइम है अब कौन सा चल रहा है। धीरे धीरे क्लॉक का निर्माण हुआ। ठीक है, और पहला जो आपका मैकेनिकल क्लॉक था वो बनाया गया था पेंडुलम के साथ, जिसकी खोज या जिसको डेवलप किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। Now activity 1, objective to make your own sundial. Material required: thick cardboard, cutter and marker. Procedure: take a thick cardboard, cut a circular piece of about 20 cm in diameter from this cardboard. Cut a right angled
triangle with the base angle equal to the latitude of your town from another piece of cardboard. Thus, the sundial measure only local apparent time. Fix this triangular plate vertically on the circular board. This triangle plate of the sundial is called Goemon indicator. Place the sundial in the open in such a way that the Goemon is in the north-south direction. The Goemon casts a shadow on the circular base. Mark the position of the shadow every hour. Observation: your sundial is ready. Each shadow marks position points to some point of the day. अब आपको क्या करना है, अपनी खुद की सनडाइल बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपको कार्डबोर्ड चाहिए होगा, कटर मार्कर चाहिए होगा। अब आपको जो थिक कार्डबोर्ड है उसको एक सर्कुलर उसमें कट करना है, मतलब एक सर्कल उसका कट करना है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का होगा। इसमें आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को कट करना है, ठीक है। और उसको उस जो आपने सर्कुलर जो बोर्ड काटा है उसके ऊपर आपको प्लेस कर देना है वर्टिकली। जो आपके ट्रायंगल प्लेट है वो आपका सनडाइल कहलाएगी, ठीक है, जिसको आप गोमून कहेंगे, यानी कि वो आपका इंडिकेटर होगा टाइम का। इसके बाद आपको जो सनडाइल है वो आपको ओपन एरिया में इस तरीके से रखना है कि उस पर जो डायरेक्शन है वो साउथ नॉर्थ साउथ की तरफ पड़ रही हो, और जो आपका गोमन है वो एक शेडो कास्ट कर रहा हो सर्कुलर बेस पे। तो जैसे जैसे आप इसकी पोजीशन हर घंटे देखेंगे तो आप उसके शेडो की पोजीशन जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि जो पोजीशन है उसकी वो हर घंटे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। Simple pendulum. A simple pendulum is a system in which a spherical metallic bob tied to a string is suspended from a rigid support. A small stone can also be used in a place of bob. This system works well when the mass of the string is negligible as compared to the mass of the bob. A simple pendulum undergoes a periodic motion, i.e. the bob when released from one end moves to the other end, and this motion is repeated. This back and forth motion of the pendulum is also called oscillatory motion. तो अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम जो है ये आपका सिस्टम होता है जिसमें आपका एक स्पेरिकल मेटेलिक बॉब जो होती है वो एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से टंगी हुई होती है, और वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। एक स्मॉल स्टोन जो है उसको भी आप एक बॉब के प्लेस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पेंडुलम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है। ये जो सिस्टम है ये आपका, जब आपका मास ऑफ स्ट्रिंग जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है तो उसको कंपेयर किया जाता है बॉब के मास के साथ। सिंपल पेंडुलम जो होता है ये एक पीरियोडिक मोशन के अंडर जाता है, और जो आपका बॉब होता है ये रिलीज होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब ये एक एंड से दूसरे एंड मूव करता है, और ये जो मोशन होता है ये रिपीट होता है। इसी को हम ऑसिलरी मोशन कहते हैं। फ्रॉम पोजिशन O to A, देन फ्रॉम A to B and back from B to O, the pendulum also completes one oscillation when the bob moves from one extreme position to the other and then back to a initial position, i.e. from A to B and then from B to A. The time taken by pendulum is complete one oscillation is called the time period. The time period of a pendulum of a given length of string is always the same. तो यहाँ पे आपने देखा है आपका जो पेंडुलम है वो एक O पोजीशन में है, फिर O से A पे जाएगा, A से A फिर B पे जाएगा, फिर B से दोबारा O पे, फिर O से दोबारा A पे। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। इस पेंडुलम के द्वारा जो टाइम लिया जाता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम पीरियड कहते हैं। Now activity 2, objective to prove that the time period of a pendulum is constant. Material required: a string, a small weight, any metal bob, a hook or door knob, and watch, stopwatch. Procedure: take a string about 1 meter long and tie a metal bob at one of its ends. Tie the other end of the string to a rigid support, i.e. hook, so that your simple pendulum is ready. Let it come to rest, which will consider its mean position. Displace the bob to the left or right and release it by using stopwatch. The note the time of bob for completing its oscillations. Calculate the time period of the pendulum by dividing the time taken by the number of oscillations, i.e. 20. Repeat this activity 4 to 5 times with the same system and compare the value of time periods. Observation: the value of time period is same each time. Inference: this proves the constancy of the time period of a pendulum. अब आपको क्या करना है, आपका खुद का एक पेंडुलम जो है तैयार करना है, ठीक है। इसके लिए आपको ये सब मटेरियल चाहिए होंगे। अब आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आप स्ट्रिंग लेंगे अबाउट 1 मीटर लॉन्ग और इसके साथ एक मेटल बॉब जो है उसको टांग देंगे या टाई कर देंगे, बांध देंगे, ठीक है।
फिर आप टाई करेंगे द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट, मतलब एक कोई भी हुक होगा जो उसके साथ उस स्ट्रिंग को जिसमें बॉब लगा हुआ है उसको आप बांध देंगे उसको सपोर्ट देने के लिए। फिर आप इसको रेस्ट की फॉर्म में रखेंगे और इसको पोजीशन में नहीं आने देंगे, मतलब कंसीडर करेंगे इसी को इसकी पोजीशन को। फिर आप डिस्प्लेस करेंगे बॉब को लेफ्ट और राइट, मतलब उसको आप रिलीज करेंगे, लेफ्ट से लेकर राइट तक रिलीज करेंगे और उसके बाद आप एक स्टॉप वॉच लेके उसकी ऑसिलेशन को देखेंगे, चेक करेंगे कि एक ऑसिलेशन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। गैलीलियो वेरीफाइड हिज ऑब्जर्वेशन बाय एक्सपेरिमेंटिंग with various pendulums. He found that a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation. He concluded the mass of the bob does not affect time period of a pendulum, but its time period depends on the length of the string or wire used. Greater the length of the string, greater is the time period. The first pendulum clock was developed by a Dutch mathematician and scientist Christian Huygens on the basis of Galileo's observation. तो गैलीलियो ने वेरीफाई किया था अपनी ऑब्जर्वेशन को बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरियस पेंडुलम्स, ठीक है, मतलब वो पहले इंसान थे जिन्होंने वेरियस पेंडुलम्स पे एक्सपेरिमेंट्स किया था। इन्होंने पेंडुलम्स को फाउंड किया था ऑफ अ गिवन लेंथ, ठीक है, और जो कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता था। इसके बाद ये कंक्लूड हुए एक नतीजे पर जिसमें इन्होंने देखा था जो बॉब है वो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। These days, electronic wrist watches are available. They are regulated by quartz crystal and are called quartz clocks. Such watches can measure time much more accurately. आजकल आपने डिजिटल वॉच देखी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉच देखी है, रिस्ट वॉच देखी है, ये आपको एक्यूरेट टाइम जो है वो बताती हैं। In a mechanical wrist watch, a mechanical wheel serves the same purpose as the pendulum. Stop watches and stop clocks are used in the laboratories or athlete events. Example 1, a simple pendulum takes 40 seconds to complete 20 oscillations. What is the time period of a pendulum? Solution: number of oscillation 20, total time taken 40. So time period total time taken number of oscillations 40/20 is equal to 2. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो बताया गया कि वो 40 सेकंड लेता है कंप्लीट करने में 20 ऑसिलेशंस को, तो आपको टाइम पीरियड मेजर करना है पेंडुलम का, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्यूशन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इफ अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 0.20 seconds to go from one extreme position to another extreme position, then what is the time period of the simple pendulum? Solution: the movement of the bob from one extreme position to another extreme position corresponds to half of an oscillation. So time taken for one oscillation is equal to 2 into 0.20 seconds is equal to 0.40 seconds. Time period of pendulum is equal to 0.40 seconds. तो यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि एक बॉब जो है सिंपल पेंडुलम का वो 0.20 सेकंड्स लेता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए। तो आपको टाइम पीरियड जो है वो बताना है उस सिंपल पेंडुलम का। Now the units of time, the SI unit of time is second. 1 minute is equal to 60 seconds, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 day is equal to 24 hours or 1440 minutes or 86,400 seconds. 1 year is equal to 365 days. तो यहाँ पे आपको टाइम की यूनिट बताई है कि 1 मिनट जैसे कि आपका 60 सेकंड के बराबर होता है, 1 आवर आपका 60 मिनट के बराबर होता है। इस तरीके से आप टाइम जो है मेजर करते हैं। Now distance time graph. The motion of a moving body is best represented by a line distance time graph. A speedometer and an odometer are fitted in all vehicles. A speedometer gives the speed of the vehicle in km per hour at a particular point of time, whereas a odometer measures the distance covered by a vehicle. Let us understand this from the table, which gives information on distance covered by objects A and B in given time interval. Serial number, time, distance covered by A, distance covered by B. 1 0 0 0 2 10 25 3 20 40 10 4 30 60 20 5th 40 80 40 6 50 100 70। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। मोशन जो होता है किसी भी मूविंग बॉडी का वो प्रेजेंट किया जाता है लाइन डिस्टेंस ग्राफ के द्वारा। स्पीडोमीटर और जो ऑडोमीटर्स होते हैं वो व्हीकल्स में फिट होते हैं, ठीक है, जो उस व्हीकल का आपको डिस्टेंस बताते हैं। स्पीडोमीटर जो होते हैं ये व्हीकल्स की स्पीड बताते हैं कि कितना स्पीड उस
व्हीकल का था, और ओडोमीटर्स जो होते हैं मेजर करते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। Now we can see that objects A covers equal distance in equal interval of time, i.e. it covers 20 minutes every 10 seconds. Hence object A has uniform motion. Object B covers an unequal distance in every 10 seconds. Hence it has non-uniform motion. We can deduce the same information by plotting a distance graph, time graph of A and B. A graph is a representation of data or information. Pictorially, in a distant time graph, we represent the information of time and distance along the x-axis and y-axis respectively. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का, दो ऑब्जेक्ट्स का ग्राफ दिखाया गया है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब जो ए है उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, जबकि जो बी है वो कवर करता है कुछ डिस्टेंसेस को कम टाइम में और कुछ डिस्टेंस को ज़्यादा टाइम में कवर करता है, तो उसकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म मानी गई है। Characteristics of our distance time graph. We can conclude the following about the characteristics of a distance time graph. The distance time graph of a uniform motion is a straight line. The distance time graph of a non-uniform motion can be any line or curve. Speed can be calculated from the distance time graph. The distance time graph of two or more objects can be plotted on the same graph. Such graphs can be used for comparisons and to find out if the two objects meet or not. From a distance time graph, the distance moved at any time can be found out. If the distance is 0 at the starting time, then the graph starts from 0 position, which is called the origin. तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन में दिखाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये आपको एक लाइन में या फिर कर्व में शो करता है। स्पीड कैन भी कैलकुलेट की जा सकती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा। साथ ही साथ जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वो प्लॉट किया जा सकता है सेम ही ग्राफ में। इसमें आपके कंपैरिजन्स वगैरह जो है वो करने आसान हो जाते हैं। किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपका डिस्टेंस जो है एक टाइम से वो फाइंड आउट किया जा सकता है, और अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 0 है एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपका जो ग्राफ है वो 0 से ही स्टार्ट होगा, जिसे ओरिजिन कहते हैं। Now fact bites that the standard time in India is maintained by the National Physical Laboratory in New Delhi. It is done by एटॉमिक क्लॉक। तो इंडिया में जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम जो मेजर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो किया जाता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा। Now read at a glance, an object is said to be in motion if its position changes with time. An object is said to be in motion or at rest relative to a fixed point. Earlier people used the time interval between naturally occurring periodic events to measure time. Speed is defined as the distance covered per unit time. The unit of speed is meter per second, i.e. meter per second. Speed is measured by speedometer. In vehicles, a simple pendulum consists of a small metallic ball bob suspended by a string from a support. The time period of a pendulum for a given length of string is constant. The SI unit of time is a second. The SI unit of speed is a meter per second. Time taken to complete one oscillation is called the time period. In uniform motion, an object covers equal distance in equal interval of time. The graph of distance versus time is a straight line. For uniform motion, we can find out the distance covered by an object at any point of the time using a distance time graph. In non-uniform motion, an object covers unequal distance in equal time intervals. Key terms to know: speed, the distance covered by a moving body in unit time; a simple pendulum, a small metallic ball hung on a string of fixed length; mean position, position of a pendulum at rest; time period, the time taken by the pendulum to complete one oscillation to and fro movement of a pendulum; uniform motion, when an object travels equal distance in equal interval of time; non-uniform motion, when an object travels unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time.
तो यहाँ पे हमने बात की मोशन एंड आपके टाइम की। मोशन में आपकी हर एक चीज़ जो है वो मोशन में हो रहती है, जो आपको मूव करती हुई नज़र आती है। इवन आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेस्ट मूवमेंट में रहती है, स्टेशनरी रहती है, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट करती है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, वो अपने एक्सिस पे तो घूम रही है, साथ ही साथ वो अपने ऑर्बिट पे, जो उसका एक फिक्स ऑर्बिट है, उस पे घूमते हुए सन के आसपास चक्कर लगा रही है। मोशंस वगैरह जो होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उस स्पीड को नापा जाता है डिस्टेंस अपॉन ट्रेवल टाइम टेकन बाय द व्हीकल। एंड आपका जो टाइम है वो पुराने ज़माने में हमने देखा कि कैसे पुराने ज़माने के जो लोग थे वो सन के जो उसकी पोजीशन होती थी, शैडो कास्टिंग होती थी, उसके द्वारा वो टाइम को नोट करते थे। लेकिन आज के टाइम आपने देखा है वॉचेस वगैरह हो गए, जिसके द्वारा टाइम वगैरह देखना काफ़ी आसान हो गया है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.